तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो 12 स्टार नेक्स्ट नॉवल के ओरिजिन कॉन्टिनेंट के चैप्टर नंबर 198 या फिर एपिसोड नंबर 108 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लूफेंग और उसकी टीम उन सारे स्टोन मॉन्स्टर से बचकर निकल चुके होते हैं लूफेंग की वजह से ही। और यहाँ पे वो सारे बंदे भी जा चुके होते हैं क्योंकि उनके हाथों से तो समसारा बिल्डिंग जा चुका होता है। जिसके बाद हमें सीन चेंज कर ड्रीम रियलम के मिडल स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अक्सर बहुत ही पावरफुल क्रिएचर्स आया करते थे जिसे कि लूफेंग खुद डिटेक्ट नहीं कर सकता था, वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन यहाँ पर लूफेंग पे बहुत दफ़ा अटैक भी होता है, लेकिन उनकी टीम की वजह से उन सारे मॉन्स्टर से डील करना उतना भी मुश्किल नहीं होता है। वो उन सब से डील कर पा रहे होते हैं। लूफेंग ने सब में अपनी कोशिश को लगाए हुए था ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेस को ढूंढ सके। अब दिखाया जाता है टीम के अंदर एक्सट्रीमली पावरफुल एम्पर और साथ में वो जिन गॉड किंग के कई सारे ट्रिक्स की वजह से उनकी टीम वर्क बहुत ही स्ट्रांग हो चुकी होती है। वो अभी तक के हर एक उलझनों से निकल चुके होते और साथ में लूफेंग के पास तो इतने सारे क्लोन्स भी होते जिसकी वजह से वो एनिमी को फंसा कर रख सकता था, जिसके कारण उनके पास उन सारे रिस्क के साथ डील करने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी होती है। अब एम्पर हंसते हुए कहते हैं कि ब्रदर लूहे की वजह से तो हमारे ड्रीम रियलम में एक्सप्लोर करना और भी ज़्यादा सेफ हो चुका है। जहाँ पे वो कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, ऐसे कई दफ़ा था जब अल्टीमेट रियलम के क्रिएचर्स भी उन सब की तरफ पागलों से पीछा कर रहे होते हैं। अब अल्टीमेट रियलम के जो क्रिएचर्स होते हैं वो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो सभी मॉन्स्टर लूफेंग के क्लोन का पीछा करने लगते हैं, जिसके कारण उन सब का निकलना बहुत ही आसान हो जाता है और वो लोग हंसने लगते हैं। यहाँ पे गॉड किंग यूटियन जो कि फर्स्ट लेवल का गॉड किंग होता है वो भी बहुत ही रिलैक्स होता है क्योंकि उसने भी पास्ट में एक्सप्लोर किया होता है, उसे पता होता है कि ड्रीम रियलम कितना फ्राइटनिंग और डेंजरस होता है। यहाँ पर एक पावरफुल कंपेनियन होना कितना अच्छा माना जा सकता है। अब लूफेंग कहता है कि मेरे पास तो क्लोन ही है जो कि मैं सिर्फ यही ट्रिक्स जानता हूँ, जिसके बाद वहाँ पे और सैप बैठ कर पीने लगते हैं। लूफेंग के रिजल्ट का यहाँ पे नतीजा निकालने लगते हैं क्योंकि लूफेंग अभी भी एक्सप्लोर किए जा रहा होता है। अब सब खा पी कर बैठ ही रहे होते कि तभी उन्हें एहसास होता है। लूफेंग और बाकी सब दूर की तरफ देखते हैं जहाँ पे एक टीम बहुत ही सुपर हाई स्पीड से फ्लाई करके जा रहा होता है। उस टीम में टोटल 9 बंदे होते हैं और उसका लीडर एक रॉब को पहने हुए होता है और साथ में उसके 3 चेहरे भी होते हैं, एक सामने एक लेफ्ट में एक राइट के, जो कि चारों तरफ नज़ारे मार रहे होते हैं। एम्पायर ग्यूजी वूजिन गॉड किंग और यूटियन जैसे उसको देखते हुए हैरान हो जाते हैं, उनकी स्माइल गायब सी हो जाती है क्योंकि वो कोई और नहीं वानफा टावर का बंदा होता है, मतलब वानफा टावर का भी लीडर होता है। और वानफा टावर उन्हीं सारे एलियन ग्रुप में से एक होते हैं। अब लूफेंग भी उस रॉड वाले बंदे को देखता है और जब उसे ये पता चलता है कि वो वानफा टावर का ऑनर है तो लूफेंग भी हैरान हो जाता है। अभी तक लूफेंग का कोई भी मसला वानफा टावर से नहीं हुआ था, उससे फाइट नहीं हुई थी और लूफेंग को उससे कोई घंटा फर्क भी नहीं पड़ता था, उससे डर भी नहीं लगता था। लेकिन फिर भी लूफेंग ने उसके डिटेल इन्फॉर्मेशन के बारे में निकाल रखा था वानफा टावर के ओनर के बारे में। और बताया जाता है कि जो टू वर्ल्ड पैलेस और वानफा टावर और लोनली बोट ऑफ टाइम और स्पेस के फाउंडर से वो इन सब के पीछे थे। अब तीनों एलियन फोर्स के अपने अपने अलग मेथड्स होते हैं क्योंकि उनके अलग अलग कल्टीवेशन टास्क भी होते हैं। बताया जाता है कि टू वर्ल्ड पैलेस का जो लीडर होता है वो बहुत ज़्यादा डोमिनरिक और मोस्ट पावरफुल होता है, वहीं पे टू वर्ल्ड पैलेस का सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट मोमेंटम हुआ करता है। और साथ में ओल्ड डेमन ऑफ टाइम एंड स्पेस जो कि बोट मास्टर होता है वो बहुत ही लो की अनस्क्रप्सेस ग्लूमी और विशियस रहा करता था, मतलब बहुत ही चालाक निर्दयी और समझ लो छुप कर वार करने वाला होता है। यहाँ तक कि 2 एंशिएंट कंट्रीज भी ओल्ड डेमन ऑफ टाइम स्पेस से डरा करते थे। और साथ में वानफा टावर मास्टर जिसने अपने वानफा टावर के अंदर वानफा को मास्टर किया था। और वानफा भी आप केओस रियलम की जैसे ही समझ सकते हो, केओस जैसे होता है विंड थंडर ये सब की जैसे ही वानफा भी होता है, जिसने कि उसको अपने आप को कल्टीवेट किया होता है, इसी कारण से उसका नाम वानफा मास्टर रखा होता है। अब दिखाया जाता है कि इन सब को मास्टर करने के बावजूद भी वो सिर्फ केओस रियलम तक ही मूव्स को लिमिटेड कर सकता है, मतलब वो केओस रियलम के पावरफुल मूव्स को ही यूज कर सकता था। वैसा क्यों ना हो क्योंकि वो एलियन रेस था, जिसके कारण यहाँ पे आने पे उसकी पावर को सप्रेस कर दिया गया होता है। अब उसके पास काउंटलेस सीक्रेट मेथड्स होते हैं जिसके कारण वो आराम से अपने टीम को कमांड दे सकता है, इसको डिफिकल्ट पहुंचा सकता है अपने टीम ओपोनेंट को लड़ने में। अब दिखाया जाता है कि इस ट्रेजर लैंड में सबसे ज़्यादा पावरफुल थे तो वो एम्पर गुजिन और वुजिन होते हैं, लेकिन वो भी इस टीम को देखकर डर रहे होते हैं। लूफेंग की टीम की बात हो रही है, इन दोनों में ये पावरफुल बंदे भी वानफा टावर मास्टर से डर रहे होते हैं।
और यहाँ पे वो सोचते हैं कि जब अभी उसका क्लोन ही यहाँ पे इतना पावरफुल है तो उसकी रियल बॉडी वानफा टावर मास्टर की कितनी ज़्यादा टेरिबल हो सकती है। इसी कारण तो कोई भी 3 एलियंस उन सब के खिलाफ इतने खुलेआम साहस नहीं करता उन सबसे फाइट करने के लिए। यहाँ तक ये भी समझ लो कि 2 एंचेस्टर्स कंट्री भी उन सबसे फाइट करने से कतराती है, उनसे डरती है। अब दिखाया जाता है कि मास्टर ऑफ वानफा टावर अपने टीम को लीड कर रहे होते हैं, वहाँ पे वो लू फेंग और बाकी सबको भी देख रहे होते हैं। अब देखो वो सब भाग रहे होते हैं लू फेंग की ही तरफ, क्योंकि यहाँ पे लू फेंग भी एक बार मॉन्स्टर से घिरा होता है, उन सबको मॉन्स्टर्स ने घेर लिया होता है, उन सबके पीछे लगे हुए होते हैं, जिसके कारण वो सभी भाग रहे होते हैं। अब यहाँ पे वो सब देखकर पहचान जाते हैं कि ये तो कोई और नहीं समसारा बिल्डिंग का है टीम होता है। अब वो सब पहले भी पास्ट में फाइट कर चुके होते हैं, जिसके कारण उन सबको इन सारे टीम के बारे में पता होता है। लेकिन वो देखकर हैरान होता है कि उनमें अंदर एक और नया बंदा जुड़ चुका है, ब्लैक स्किल्स और गोल्डन स्वॉर्ड, जो कि लू फेंग की ही बात हो रही होती है। अब दिखाया जाता है कि वो 3 फेसेस जो लीडर होता है वो समसारा बिल्डिंग के टीम की तरफ ही रुक रहा होता है, वो उसके सारी चीज़ों को नज़र में रख लेता है, मतलब कैसा वो बंदा दिख रहा है हर एक चीज़ उसके रिकॉर्ड्स को एस्पेक्ट्स को देख लेता है। यहाँ पे उसका मास्टर कहता है कि मैंने उन सबको लॉक कर लिया है, अगर वो इसी ड्रीम स्पेस के लेयर्स में रहेंगे तो हमारे पास आगे अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि हम उनसे डील कर सकते हैं। अब देखो वानफा बिल्डिंग का मास्टर्स का भी इन सब के साथ दुश्मनी होता है, जिसके कारण वो कहते हैं कि बस हम सब इस मॉन्स्टर से पीछा छुड़ा, इसके बाद हमने इस पे टारगेट लॉक कर दिया तो हम इससे फाइट जरूर करेंगे। यहाँ पे 8 मेंबर्स भी कहते हैं कि ठीक है हम ऐसा ही करेंगे बिल्डिंग मास्टर। बताया जाता है कि उनमें से 8 में से 6 गॉड किंग लेवल के सेकेंड लेवल पे होता है, वहीं पे 2 गॉड किंग के फर्स्ट लेवल का इनविंसिबल बंदा होता है। साथ में जब वो अपने टीम लीडर जो कि वानफा बिल्डिंग मास्टर्स होते हैं उनके साथ अगर मिलकर फाइट करें तो उनकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और बताया जाता है कि वानफा बिल्डिंग मास्टर्स ने अपने सीक्रेट मेथड्स को अपने सारे 8 मेंबर्स से पास आउट किया था, उनको भी सिखाया होता है, जिसके कारण वो सभी मिलकर एक साथ फाइट करें तो उनकी ओवरऑल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बदल जाती हैं और उनकी पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और जो वानफा बिल्डिंग के मेंबर्स होते हैं उनको बहुत ही एडमायर किया जाता है और यहाँ पे इसी की वजह से वो इसकी इतनी रिस्पेक्ट भी किया करते थे। हमें दिखाया जाता है कि वो सब लू फेंग जो कि वहाँ पे खड़े खड़े देख रहे होते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं। मतलब यह सबसे ये फनी चीज़ होती है, मतलब वो भी यहाँ पे देखते हैं कि वानफा टावर का बंदा है तो वो सब यहाँ रुकते नहीं है, मतलब यहाँ से वो सीधा कल्टी ले लेते हैं, जिसको देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या वो सब तो भाग गए हैं। और वानफा टावर भी हैरान होकर गया था कि लगता है वो सब बहुत ही कॉशियस है। अब देखो ये जो ड्रीम रियलम है वो बहुत बहुत बड़ा स्पेस है, उसके अंदर कई सारे लेयर्स मौजूद होते हैं। अगर वो अभी लू फेंग या उनका टीम इसी लेयर्स में मौजूद होता तो वानफा टावर का मास्टर आराम से इनके लोकेशन के बारे में पता लगा सकता था, लेकिन यहाँ पे अगर वो दूसरे लेयर में चले जाए तो वो उनका ट्रैक नहीं कर सकते, उनको पता नहीं लगा सकते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि लगता है कि वो हमारे बिल्डिंग मास्टर के साथ डरते हैं, जिसको देखकर वहाँ के बंदे कहते हैं कि मास्टर चिंता मत करिए, समसारा बिल्डिंग में हम उसे मार देंगे। अब वाफा बिल्डिंग के मास्टर्स ने एक्सेप्ट किया था डायरेक्टली 15 डिस्पर्स को, जिसमें कि इंटरनल मेंबर्स के मौजूद थे और वो उन सबको खुद को सिखाया होता है, खुद के एबिलिटीज़ को पास आउट किया होता है। और जबकि वो एलियन रेसेस के बंदे हैं जो कि गॉड किंग से भी आगे के लेवल में जा चुके होते हैं, उनकी पावर्स उनकी एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती हैं और इन सब के सिखाने की वजह से इन सब की पावर बहुत ज़्यादा होती है। इन सब की पावर्स 2 रियल्स पैलेस और स्पेस टाइम लोलिंग बोर्ड को भी पीछे छोड़ देती हैं। अब इनका पावर ही होता है उनके यूनाइटेड हुड की पावर, क्योंकि एक साथ इतने बंदे मिलकर काम करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी बंदा आसानी से नहीं बच पाता। लू फेंग और उसकी टीम कंप्लीटली वहाँ से ड्रीम स्पेस से कल्टी ले लेते, कहते कि अब बहुत हुआ। और यहाँ पे वो जिन गॉड किंग कहता है कि जब भी मैं वानफा बिल्डिंग के मास्टर से मिलता हूँ मुझे गुस्सा सा आ जाता है, न जाने मेरे पास कितने ही ट्रिक्स क्यों ना हो, फिर भी ऐसा लगता है कि उसके सामने में कोई ट्रिक्स काम ही नहीं कर रहे हैं। ऑब्वियसली उसकी स्ट्रेंथ को भले ही सुप्रीम रूल्स के द्वारा सप्रेस कर दी गई है, लेकिन फिर भी वो एक स्ट्रॉन्ग बंदा है। यहाँ तक कि एम्पायर भी कहते हैं कि मेरी जो रियल बॉडी है वो वानफा बिल्डिंग टीम्स के साथ 3 बार मारी जा चुकी, 3 बार डिस्ट्रॉय हो चुकी, जिसको जानकर लू फेंग सरप्राइज हो जाता कि आखिरकार 3 दफ़ा इतनी ज़्यादा दफ़ा कैसे डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो एम्पायर गियोजी कहता है कि हाँ यहाँ पे 3 दफ़ा मेरे बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया उनके हाथों के द्वारा, और यहाँ पे ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक साथ मिलकर परफेक्टली कोऑर्डिनेट करते
में फाइट करते हैं, और जब हम फाइट करते हैं तो हमारे सारे काउंटर इमेजेस को कैलकुलेट करके रखते हैं। हम चाहे कितने भी अटैक करें वो बड़ी आसानी से बच जाते हैं, हम चाहे कितना भी रेसिस्ट करें, स्ट्रगल करें, हम लोग भाग नहीं सकते हैं। यहाँ तक कि गॉड किंग वुजिन भी कहती है कि हाँ ये सही है, मुझे भी इन सब से बचना होगा, तो मुझे भी अपने ब्रेक द वर्ल्ड एस्केप टेक्निक को यूज़ करना पड़ता है, तभी मैं वहाँ से भाग सकती हूँ, नहीं तो यहाँ पे मैं भाग भी नहीं सकती। लेकिन इस टेक्निक के यूज़ करने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि मैं वहाँ से सिर्फ अकेले ही निकल सकती हूँ, मैं किसी भी लिविंग बीइंग्स को अपने साथ कैरी नहीं कर सकती हूँ। और जब भी मैं ये टेक्निक यूज़ करूँगी, अब यहाँ पे वुजिन का जो वर्ल्ड एस्केप टेक्निक होता है वो ओरिजिन कंटेंट में कहीं पे भी अपीयर हो सकता है। इसी कारण तो यहाँ पे कितने ही गॉड किंग एंशिएंट कंट्रीज के बंदे भी वुजिन को मारना चाहते, लेकिन फिर भी वो आज तक उसको मार नहीं पा रहे होते। मैं बताया जाता है ये इसलिए क्योंकि वो किसी भी जगह ओरिजिन कंटेंट में इस ट्रिक को यूज़ कर सकती है, और वो यहाँ तक ये भी नहीं, वो ओरिजिन वर्ल्ड को छोड़कर जा सकती है। मतलब ये केज है, वो केज के बाहर भी जा सकती है। मतलब जैसे अभी तक हमने सीरीज में जाना कि ये सभी ये केज के अंदर रह रहे हैं, लेकिन वो अपने एस्केपिंग टेक्निक से इतनी पावर का यूज़ करते कि वो उस केज के बाहर तक चले जाते हैं। यहाँ पे गॉड किंग वुजिन भी कहते हैं कि मैं यहाँ पे देखा जाए तो वहाँ पे नहीं जा सकती हूँ, मुझे यहाँ पे उससे बाहर जाने के लिए मुझे उसके कोऑर्डिनेट का पता लगाना होगा। अब यहाँ थियोरेटिकल तो ये कहा जा सकता है कि वो ओरिजिन वर्ल्ड के दूसरे ओरिजिन वर्ल्ड में भी जा सकते हैं। मतलब यहाँ पे कई सारे ओरिजिन वर्ल्ड मौजूद है, जैसा कि मैंने मल्टीवर्स के बारे में बताया, यहाँ पे एक यूनिवर्स नहीं कई सारे यूनिवर्स मौजूद है। वुजिन तो जा सकती है थियोरेटिकल, लेकिन वहाँ पे उसको कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होगी ताकि वो एग्जैक्ट वहाँ पे जा सके। लेकिन बाहर के जाना मतलब ये हुआ कि अगर आप गलत लोकेशन पे गए तो आप गुम हो सकते हैं, आप कभी भी ओरिजिन वर्ल्ड में नहीं आ पाएंगे। लू फेंग भी एक्सप्लेन मतलब बहुत ही अचंभित होते हुए कहता है ये तो बहुत ही असम है, और वुजिन से पूछता है कि ब्रदर वुजिन आखिरकार बता केज वर्ल्ड के बाहर जाने का कैसा अनुभव होता है। तो यहाँ पे वो कहता है कि देखो एस्केपिंग टेक्निक में देखा जाए तो वुजिन तो सच में काबिल लाजवाब है इस ओरिजिन कंटेंट में। तो लू फेंग कहता है क्यूरियस होते हुए कि आखिरकार केज के बाहर फ्लाई करना कैसा लगता है। तो वुजिन गॉड कहता है कि बहुत ही खतरनाक होता है। हम वो आउटसाइड केज वर्ल्ड में देखिए जो वहाँ पे एंडलेस ह्यूआनमू स्पेस होता है जिसमें ह्यूआनमून पावर्स मौजूद होते हैं, ह्यून यान ऐसे ही कुछ होता है, मैं ह्यूआनमून कहता हूँ। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो केज के बाहर होता है, मतलब कंप्लीट देखा जाए तो कुछ भी नहीं होता है। अगर वहाँ पे देखा जाए तो सिर्फ ह्यूआनमू स्पेस मौजूद होती हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि देखा जाए तो वहाँ पे हम लोग अभी भी केज के अंदर रह रहे हैं, जिसके कि अंदर ह्यूआनमू लाइफ आराम से रह सकते हैं ह्यूआनमू स्पेस में। लेकिन बाहर देखा जाए तो वहाँ पे सिर्फ वही बंदे जा सकते हैं जिन्होंने ह्यूआनमू ब्लड लाइन को कल्टिवेट किया है। अगर ज़्यादा लंबे समय से वहाँ रहे तो हम लोग इरोड होने लगेंगे और वहाँ पे कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएंगे, मारे जाएंगे। अब यूटियन गॉड किंग ने भी इस चीज़ को पार्टिसिपेट किया था, वो भी पहले से ग्यूजिन और वुजिन के बारे में जानते होते हैं। ग्यूजिन एम्पर कहते हैं कि हमने लियांगिया पैलेस टीम को भी इनकाउंटर कर लिया और साथ में हमें वनफा टावर टीम का भी इनकाउंटर हुआ है। ऐसे मिला के हमने यहाँ पे 5 ड्रीम स्पेस को एक्सप्लोर कर लिया है, तो मेरे अनुसार से अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अब वुजिन गॉड किंग भी हामी भरते हुए कहता है कि हमें ज़्यादा लालची नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये इतना बड़ा है कि इसको एक्सप्लोर करते करते दिन खत्म हो जाएंगे, इसलिए वो कहते हैं कि हमें यहाँ से निकलना होगा। अब लू फेंग भी हामी भर लेता है। अब लू फेंग ने भी अपने क्लोन्स को यहाँ पे छोड़ा होता है ताकि वो अपने उसी लिवान टेक्निक को और भी ज़्यादा अच्छे से कल्टीवेट कर सके। जिसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है हम जल्दी से चलते हैं। यूटियन गॉड किंग भी वनपा टावर के ओनर को देखकर डर गया होता है, क्योंकि वो एलियन रेसेस में से होते हैं, और दिखाया जाता है कि वो सब अपने टेक्निक्स को यूज़ करके वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं और ड्रीम रियल्म के एंट्रेंस के पास जाते हैं, जहाँ पर 2 एंशिएंट कंट्रीज़ के बंदे ने ब्लॉकेज रखा होता है, लेकिन उन्होंने बड़ी आसानी से उसको पास करके निकल गए होते हैं अपने नॉर्मल वर्ल्ड ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर। ब्लिंक ऑफ आई में ही वो सभी बाहर निकल जाते हैं ड्रीम रियल्म के एंट्रेंस से और ह्यूआनगुओ माउंटेन पे आते हैं, जहाँ पे पहले उन्होंने मीटअप करने का सोचा होता है। लू फेंग कंप्लीटली रिलैक्स हो जाते हैं और बाकी के बंदे भी कंप्लीटली रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि वो फाइनली उस ड्रीम रियल्म से बाहर आ चुके होते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं एम्पर गियोजी हंसते हुए कि हमारा ड्रीम रियल्म का ऑपरेशन तो सच में बहुत ही स्मूथ रहा है। हम पे 2 रियल्म के पैलेस ने भी फाइट अटैक किया और साथ में यहाँ पे हमने कई सारे पावरफुल ड्रीम रियल्म क्रिएचर्स का भी इनकाउंटर किया, लेकिन ब्रदर लुए की वजह से हमारा ये सब चीज़ बहुत ही आसानी से हो चुका है। तो वो जिन डिवाइन किंग कहता है चलो अब ट्रेजर्स बांटने का समय आ चुका है, जिसको सुनकर लू फेंग और यार्टिन डिवाइन किंग के आंखें चमक उठती हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि सबने ये जाना कि हमने ड्रीम ट्रेजर से कितने सारे ट्रेजर्स को इकट्ठा किया है, वो सभी मिला के 280 मिलियन मेरिट पॉइंट्स जितने होते हैं, और वो सिस्टर यूटियन को 28 मिलियन मेरिट पॉइंट्स देते हैं और साथ में बाकी सबको
84 मिलियन मेरिट पॉइंट्स मिलते हैं सबको अपने अपने हिसाब से। अब लू फेंग जानकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि लू फेंग को 84 मिलियन मेरिट पॉइंट्स मिल रहे थे जो कि बहुत ज़्यादा होता है। अब एग्जाम्पल से आप लोग समझ लो कि इन्फिनाइट स्पेस मतलब जहाँ पे लू फेंग ट्रेजर लैंड में गया था उसमें जाने के लिए आपको कम से कम 50 मिलियन मेरिट पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, उसी से आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन लू फेंग ने अभी पहले ही वजह से पहले ही ड्रीम रियलम में एंटर में इतना बड़ा हार्वेस्ट कर दिया होता है और किसी ऑर्डिनरी गॉड किंग के लिए तो इसके लाइफ टाइम की इनकम होती है। यहाँ पे समझ लो लॉर्ड टिरान कुन और बाकी सब के लिए भी तो ये बहुत ज़्यादा होती है। और लू फेंग ने जितना अभी हार्वेस्ट किया होता है वो किसी एम्पर लेवल जितनी हार्वेस्टिंग कर ली होती है। ऑब्वियसली लू फेंग को अपने क्लोन्स भी बनाने पड़ते हैं और साथ में इतने सारे गॉड किंग्स को भी यहाँ पे लाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे लू फेंग ने जो किया था उसकी वजह से लू फेंग को ये सारी कंट्रीब्यूशन मिल रही होती है जिसके बाद वो सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और सबको उन सारे ट्रेजर्स दे देते हैं। हम लू फेंग भी अपने स्पेस बेस को ले लेता है जिसमें कई सारे रेयर ट्रेजर्स मौजूद होते हैं जो कि अपने अपने इन्वायरमेंट्स में ब्रीड हुआ करते हैं तो एक्सट्रीमली प्रेशियस होते हैं। लू फेंग के पास कई सारे ऐसे भी स्पेस बैग्स में रेयर ट्रेजर्स आते हैं जो कि ह्यूमन ब्लड लाइन की प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूरत होती हैं। तो देखा जाए तो उन सारे रेयर ट्रेजर्स में से बहुत तो ऐसे होते हैं जो कि लू फेंग के लिए यूजलेस होते हैं। अब गॉड किंग वो जी पूछते कि ब्रदर लू है क्या तुम्हें ड्रीम रियलम के ट्रेजर्स के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन पता है, क्योंकि तुम इनके डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ ही इन सबको अच्छे से सेल कर सकते हो दूसरे गॉड किंग से। तो लू फेंग कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ और वह कहता मास्टर डीचू ने मुझे पहले ही बहुत लंबे अरसे पहले इन सब के बारे में बता रखा है। और वह पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि आखिरकार 5 कलर ट्रेजर मेडिसिन में से किसमें के पास है। अब 5 कलर ट्रेजर्स मेडिसिन कहा जाता है कि ये बाउंड्री बीस्ट के हर्ट से बना है जो कि गॉड किंग लेवल को भी सरपास कर चुका है। ऐसे सिर्फ 2 एंशिएंट कंट्रीज ही बेच सकते हैं और इन सबको आराम से खाने से आपकी जो ग्रेट डा ऑफ ऑरिजिन ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, वो आप आराम से बहुत ही अच्छे से कल्टीवेट कर सकते हैं। इस प्रीशियस मेडिसिन से कोई भी अपने आप को अपने ग्रेट ऑरिजिन ऑफ डिस्ट्रक्शन को स्मूथर बना सकता है ताकि वो हायर लेवल तक जा सके और ये लू फेंग की ग्रेट डिस्ट्रक्शन रिफाइनिंग हार्ट मेथड को भी अच्छे से बढ़ावा दे सकता है। लेकिन इसकी सिंपल पोर्शन ही 10 मिलियन मेरिट पॉइंट्स जितनी होती है जो कि बहुत ज़्यादा होती है और लंबे अरसे में बहुत ही कम 5 कलर ट्रेजर मेडिसिन को देखा गया है जो कि किसी गेस्ट गॉड किंग्स को मिलते हैं। उन तीनों कहते कि नहीं हमारे पास तो नहीं है। तो यहाँ पे वो जिन गॉड किंग कहता है 5 कलर प्रीशियस मेडिसिन बहुत ज़्यादा रेयर होती हैं। अल्दो सम गॉड किंग्स इसको एक्सचेंज करते हैं लेकिन ये बहुत ही लंबा ज़्यादा अरसा लगता है। तुम जाके अपने मास्टर से पूछ सकते हो, तुम्हारा मास्टर एक एम्पर है तो वो जरूर जानते होंगे। तो लू फेंग भी हामी भरता है जिसके बाद गोल्ड सिंह कहता है कि ये ऑपरेशन बहुत ही अच्छा गया तो ये खत्म हुआ तो चलो हम लोग चलते, हम लोग फिर से अपने नेक्स्ट ऑपरेशन में मिलेंगे। तो लू फेंग भी कहता है कि हम लोग दूसरे ऑपरेशन में जरूर मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे वो सभी अपने इस हार्वेस्ट से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लू फेंग के लिए जो मिलियंस ऑफ मेरी पॉइंट्स का ट्रेजर्स पा लेना वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है जो कि लू फेंग की अपनी पार्ट्स ऑफ कल्टीवेशन में बहुत ही मदद करने वाली थी। और लू फेंग भी यहाँ पे आगे आने वाले ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट करने के लिए चाह रख रहा होता है और सून दिखाया जाता है कि वो सभी हुआंगबू माउंटेन से निकल पड़ते हैं और सभी अपने अपने लाइफ में चले जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे लू फेंग का प्लान क्या होता है और लू फेंग अपने आप को किस लेवल तक ले पाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।